हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कोशिकीय श्वसन या सेल रेस्पिरेशन। और दोस्तों मैं आपको आज ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन के बारे में भी बताने वाला हूं। तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के सिलेबस में स्पेशली दिया गया है इसको, और आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों इसको। हालांकि बहुत डीप भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि याद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मैं अगर बताऊं आपको तो ग्लाइकोलाइसिस जो कि कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत आता है, और क्रेब्स चक्र, इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे यौगिक बनते हैं बहुत सारे, जिनको याद करते करते बहुत समय लग जाता है दोस्तों। तो उन सबको याद करने से हमारा कोई मतलब भी नहीं है। एक आध दो प्रश्न आपके एसीएफ में आ गए हैं पिछले पेपर्स में, तो आप लोग देखे होंगे ज़रूर। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर कौन कौन से उत्पाद बनते हैं उनके बारे में भी बताइए, और उनमें कितने कितने कार्बन होते हैं ये भी बताइए, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा डीप पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत समय उसमें लगेगा और याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत सारे अजीब अजीब किस्म के जो यौगिक बनते हैं, और उनको इतना सारा को याद करना है ना, सिर्फ एक प्रश्न के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना होता है किसी भी पेपर के लिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डीप लेकर नहीं चल रहा हूँ आज। और आप लोग बोलेंगे तो मैं उन यौगिकों के बारे में उनके कार्बन संख्या के साथ बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के अंतर्गत जितने भी यौगिक बनते हैं सर, उनका आप नाम भी बता दीजिए, और उनमें कितने कार्बन होते हैं ये भी बता दीजिए। ठीक है। और दोस्तों हमारा चैनल है पढ़ाकू योद्धा, इसको आप लोग अगर नया बच्चा है कोई तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि ये अच्छा लगेगा अगर वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं दोस्तों तो शेयर कीजिएगा किसी ग्रुप में, अच्छे जो ग्रुप हैं पढ़ाई के, उन ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो। और आज मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकीय श्वसन। आज तक तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि फेफड़ा में जो श्वसन होता है उसके अलावा और कोई श्वसन होता है कि नहीं, है ना दोस्तों। जो फेफड़े में श्वसन होता है उसी के बारे में अक्सर बच्चों को पता होता है, और जो पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा कि उसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिकीय श्वसन। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो फेफड़े में जो श्वसन होता है ना, उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। और जो कोशिका में, हमारे शरीर के अंदर कोशिका होती हैं, उनमें जो श्वसन होता है उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। ठीक है, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का केंद्र है या शक्ति का केंद्र है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है ना। आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं पर जो है एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, या मैं कहूँ आपको जो ग्लूकोज बनता है ना पाचन तंत्र में, लास्ट उत्पाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व बनता है, उस ग्लूकोज को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एनर्जी बनती है दोस्तों। ठीक है, एटीपी बनता है। ठीक है, एटीपी कहाँ बनता है? सबसे ज़्यादा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति केंद्र। तो यहाँ भी एक प्रश्न, कई बार प्रश्न आ चुका है आपके रेलवे में। तो जिन बच्चों को अगर नहीं पता रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ अगर किसी को नहीं पता रहा होगा तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कोशिका का पावर हाउस या शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
और आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज दिखाई दे ही रहा होगा। मैं इसको बहुत डिटेल से अच्छे से आपको समझाऊंगा और कुछ प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, जो आपके पिछले ACF में आए हुए हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों कि पूछा हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन होता है जब, ठीक है, तो कौन सी क्रिया में होती है और कब होता है परिवर्तन, है ना, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल, वो सब मैं आपको आगे आज बताने वाला हूँ। और दूसरा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, दूसरा प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके ACF में आया हुआ है, वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल में। तो आप लोग देखे रहेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रहेंगे और आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, इसलिए मैं आपको शुरुआत में प्रश्नों को दिखा दे रहा हूं दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और आपका देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में उत्पन्न किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है? ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न है, इसको भी मैं बताऊंगा, इसका उत्तर भी आगे। और देखिए अगला प्रश्न देखिए, श्वसन क्रिया में 8 NADH के अणुओं के NAD+ में ऑक्सीकरण के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है? श्वसन क्रिया में 8 NADH के अणुओं के NAD+ में ऑक्सीकरण के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है? तो मैं बताऊंगा दोस्तों कितने ATP का निर्माण होता है, और आगे मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि कितने ATP बनते हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर, ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनते हैं, क्रेब्स चक्र में कितने ATP बनते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस के क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का पूरक, है ना, क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का पूरक क्या होता है? तो इसका भी मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ दोस्तों, है ना, तो बने रहिएगा। और देखिए मैं अगला प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, ये भी वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल में आया हुआ है, और इसमें पूछा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस के, है ना, क्रिया के दौरान या ग्लाइकोलाइसिस के क्रिया में, ठीक है, ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? ठीक है, क्या स्टार्च में होता है ना, कि CO2 और जल बनता है? यही सब तो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, कि एसीटेट बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या बनता है। और एक और प्रश्न मैं दिखाता हूं आपको दोस्तों, उसमें आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से हाइड्रोलेज कौन सा है? देखिए दोस्तों, दरअसल यह प्रश्न श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन आपसे पूछा गया है और इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। जो भी एंजाइम होते हैं दोस्तों, जो भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोलेज होते हैं, हाइड्रोलेज होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पेप्सिन, इसमें एक ही ऑप्शन है एंजाइम वाला। देखिए आप लोग पढ़िए, काइटिन है, ठीक है, और क्या है आपका पेप्सिन है ना। तो इसी प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो पेप्सिन जो है आपको पता होगा कि एक एंजाइम है, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। और मैंने एंजाइमों के बहुत सारे नाम आपको पाचन तंत्र वाले वीडियोस में बताया था, तो आपको याद होगा ज़रूर। और वो सब दोस्तों हाइड्रोलेज होते हैं ना, याद रखिएगा, अगले बार कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो प्रश्न है ये पाचन तंत्र से पूछा हुआ होगा वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के पेपर में। तो आप लोग इसका उत्तर याद रखिएगा, और इस प्रकार के प्रश्न आगे भी बन सकते हैं। और एक और प्रश्न आपके वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल में पूछा हुआ है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिएगा, पढ़ता हूँ मैं आपके लिए
ऐसे एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में भाग लेते हैं वे कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? तो वे कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और देखिए, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र वगैरह से प्रश्न पूछे जाने की बिल्कुल पूरी संभावना है। और देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 2 ही पेपर हुआ है पिछला, वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का, और बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आगे भी प्रश्न बनेंगे वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल में। और मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रश्न मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये प्रश्न रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है ना, ये कहाँ होती है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कोशिका के अंदर कहाँ होती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बना रहा है ये कि उसी को घुमाकर कि एंजाइम कहाँ होता है, ठीक है। तो आ जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। पहला तो है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है आपका क्रेब्स चक्र, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ETS बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आ जाइए दोस्तों, मैं आपको चित्रों के माध्यम से याद करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये क्या है? ये सेल का इमेज है, ठीक है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका, ठीक है दोस्तों। तो इसी कोशिका में जो एक द्रव्य भरा होता है, ठीक है, केंद्रक या बोले नाभिक, ठीक है, और जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बीच में जो द्रव भरा होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है ना, वह इसी कोशिका द्रव्य में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है कोशिका द्रव्य में होती है, और इसी को देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है साइटोसोल, ठीक है, इसी को साइटोसोल भी बोलते हैं। और आपके ऑप्शन में भी देखिए जो प्रश्न आया हुआ है ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसमें साइटोसल लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली ये साइटोसोल होता है, और ऐसा लिखा हुआ आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चाहे साइटोप्लाज्म बोले, चाहे जो साइटोसोल बोले, चाहे कोशिका द्रव्य बोले दोस्तों, एक ही बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और आपके एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली आपको अक्सर ऐसे ही जो टीचर्स होते हैं सिर्फ इतना ही बताते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वह जो है कोशिका द्रव्य में होती है। इसी कारण से वो घुमा के आपको प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसे एंजाइम, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में भाग लेते हैं वे कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर क्रिया हो रही है वहीं पर तो एंजाइम पाया जाएगा ना। तो कोशिका द्रव्य में ही, या साइटोसोल में ही, या साइटोप्लाज्म में ही क्या एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया करते हैं। तो अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इससे 2 प्रकार के प्रश्न आपके बन रहे हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे ध्यान से सुनते जाइए दोस्तों, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी मिलने वाला है। तो मैं आपको ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ते हैं इसी को के बारे में बताना शुरू करता हूं दोस्तों। एक बात तो आप लोग जान ही चुके हैं कि यह कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। और अब
मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें होता क्या है। दोस्तों, इसमें ग्लूकोज जो है 2 खंडों में टूट जाता है, ठीक है, या 2 भागों में टूट जाता है। और आपसे प्रश्न भी, और ग्लूकोज इसमें पायरुविक अम्ल में टूटता है दोस्तों, ठीक है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। ग्लूकोज में आपको पता ही होगा कि 6 कार्बन होते हैं, आपको पता है ना। सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, C6H12O6, ठीक है। मैं आपके स्क्रीन पर शो भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपके स्क्रीन पर पायरुविक अम्ल का जो सूत्र है वो कि पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं, और मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो 2 टुकड़ों में टूटेगा तो 3-3 कार्बन वाला यौगिक बनेगा ना। और ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इस यौगिक में कितने कार्बन हैं। आपसे पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो आप बताएंगे 3 कार्बन, ठीक है। तो इसी पायरुविक अम्ल को ही पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है, पायरुवेट भी बोलते हैं। और यही आपके ऑप्शन में था क्वेश्चन में। आप लोगों को प्रश्न याद होगा तो उसमें पूछा हुआ है कि ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है। तो ग्लूकोज पायरुवेट में या पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको और मिल गया दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न दिखाने की मुझको लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, और चलो दिखाई देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है ना कि ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है, और आपके ऑप्शन में है ग्लूकोज एसीटेट में हो जाता है, और दिया हुआ है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ठीक है। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास हैं, और एक ऑप्शन आपको पायरुवेट भी दिखाई दे रहा होगा। तो यही आपका सही उत्तर था। और आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, और आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे चरण में 4 एटीपी बनते हैं दोस्तों, ठीक है। एटीपी के 4 अणु बनते हैं, लेकिन जो है इस प्रक्रम में 2 अणु खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 अणुओं का लाभ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस के क्रिया में 2 अणु बनते हैं एटीपी के, ठीक है। या आपसे बोलेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के क्रिया में कितने एटीपी का लाभ होता है, तो आप बताएंगे 2 एटीपी का लाभ होता है। और यही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 एटीपी तो बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी तो इस प्रक्रम में ही खर्च हो जाते हैं ना, तो उनको लाभ के रूप में नहीं गिना जाएगा। और ग्लाइकोलाइसिस का जो खोज किया था वो 3 वैज्ञानिकों ने खोज किया था। जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे, और इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एवं पार्सन, ठीक है। एम्बेडेन, मेयरहॉफ एवं पार्सन। और देखिए, तीनों के नाम के पहले अक्षर को उठाकर क्या नाम रख दिया है ग्लाइकोलिसिस का, EMP पाथवे, EMP पाथवे। तो कभी आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलिसिस के बदले अगर आपके सामने EMP लिख दिया हो तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। EMP पाथवे में या EMP पाथवे में कितने एटीपी अणु बनते हैं, ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 2 एटीपी, ठीक है। और जो 2 एटीपी हैं वो तो उसी प्रक्रम में ही खर्च हो जाते हैं। इस क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में ही क्या है, यह क्रिया समान होती है, एक ही जैसी होती है। ठीक है। और जब ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन की बात आ ही गई है तो मैं आपको इसके लिए कुछ बातें बता देता हूँ और इसकी परिभाषाएं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा और मैं बताते भी जाऊँगा, तो आप लोग पढ़ते भी जाइएगा, सुनते भी जाइएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तव में क्या है दोस्तों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसी को क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो है ना सिंपल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन। तो वास्तव में जब अनऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अनऑक्सी श्वसन होता है, इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। और जब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में जब अनऑक्सी श्वसन होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ व्यायाम कर रहे होते हैं, तो हमारे मसल्स में, ठीक है, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ज़्यादा जब हम लोग वर्क करने लगते हैं, ज़्यादा जब मेहनत होने लगती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। इस अवस्था में पायरुविक अम्ल जो है से क्या बन जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। मनुष्यों के शरीर में, है ना, या जंतु के शरीर में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और इसी कारण से हमको थकावट का थोड़ा सा दर्द का जो अनुभव होता है ना, दौड़ने पर बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे तो पैर में दर्द होने लगता है, वो लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण होता है। या जब भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मसल्स में हमारे दर्द होने लगता है, तो वो जो है लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण होता है। पायरुविक अम्ल जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन उपस्थित होता तो मानव शरीर में या जंतु के शरीर में अधिकतर क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, अधिकतर होता है ऑक्सी श्वसन। तो इसीलिए जो है पायरुविक अम्ल जो है ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, पायरुविक अम्ल वही जो है आगे चलकर क्रेब्स चक्र में चले जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो पायरुविक अम्ल जो है क्रेब्स चक्र में चले जाता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखिए जंतु कोशिका में क्या बन जा रहा है, लैक्टिक अम्ल। और इसी के ऊपर आपका प्रश्न आया हुआ है, देखिए मैंने आपको दिखाया था कि पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन होता है, लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन होता है किससे, पायरुविक अम्ल से। जब, तो आपसे पूछ रहा है कब होता है, ठीक है, कब होता है पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति उच्च होती है तब, कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति उच्च होती है तब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब। तो आपका सिंपल इसका उत्तर था सी, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा नहीं होगा वो कैसे बना पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका के अंदर, ठीक है, या जंतु कोशिका में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जबकि अगर बात करें ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट में भी क्या होता है
ईस्ट में अनॉक्सी शोषण होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो इसमें क्या बनता है, यह प्रश्न भी आपके पेपर में बन सकता है। अभी तो आपको लैक्टिक अम्ल बोला था ना, अब आपको पूछ सकता है कि पायरुविक अम्ल से एथिल एल्कोहल कब बनता है या किसकी, है ना, तब भी उत्तर यही होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब। ठीक है, और किसकी कोशिकाओं में, ईस्ट की कोशिकाओं में। ठीक है दोस्तों, ईस्ट की कोशिकाओं में या मांसल पौधों की कोशिकाओं में जब अनॉक्सी शोषण होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तब ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त जो पायरुविक अम्ल है या पायरुवेट है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, एथिल एल्कोहल में। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखिए और बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न मैंने आपको दिखाया था कि ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का पूरक क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी सो रहा होगा। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब पढ़ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है ग्लाइकोलिसिस। बहुत सारे प्रश्न बने हैं इससे, जबकि सिर्फ 2 ही पेपर हुआ है अभी तक, वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का। तो मैं इसका बता दूं दोस्तों, पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में हाइड्रोजन कम होते हैं, जबकि एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। इसका मतलब यही है कि पायरुविक एसिड से या पायरुविक अम्ल से हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब हाइड्रोजनीकरण हुआ है, और यही तो पूछा है प्रश्न में। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजनीकरण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो एक प्रश्न आपका और सॉल्व हो चुका है। और अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑक्सीश्वसन की। ठीक है, और ऑक्सीश्वसन की क्रिया में ही क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स चक्र आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है शरीर में, जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब, तो फिर वो ठीक कैसे होता है, दर्द ठीक कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ समय बाद लैक्टिक अम्ल फिर से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पायरुविक अम्ल में। तो हमारा जो दर्द है ना, हमारा जो मसल्स में दर्द उत्पन्न हो जाता है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आपका जो प्रश्न है, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें जानने को मिल रही होंगी दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा होगा जानकर। तो आप कभी आपसे अगर कोई पूछे कि लैक्टिक अम्ल फिर जाता कहाँ है, तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि कुछ समय बाद वह फिर से पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है, तो फिर दर्द भी गायब हो जाता है। और आगे हम लोग अब पढ़ते हैं क्रेब्स चक्र के बारे में। तो पायरुविक अम्ल जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो चले जाता है आपके क्रेब्स चक्र में, और आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, है ना, और पूछा जा सकता है आगे कि क्रेब्स चक्र आखिर होता कहाँ है, कहाँ संपन्न होता है। तो चलिए क्रेब्स चक्र शुरू करते हैं। इस क्रिया का वर्णन सर्वप्रथम क्रेब ने सन 1937 में किया, इसीलिए इस चक्र को क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम क्रेब ने सन 1937 में इस क्रिया का वर्णन किया, इसीलिए इसे
क्रेब्स चक्र कहते हैं। और देखिए इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा, इसे TCA चक्र, ठीक है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। T से ट्राई, C से कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल अथवा साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी आगे दिया हुआ है, क्योंकि इस क्रिया के फलस्वरूप ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। तो कारण भी बता दिया है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपके सामने लिखी हुई है, और निश्चित तौर पर आपको आगे पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रिया कहाँ है ना, कहाँ संपन्न होती है, कोशिका के अंदर कहाँ संपन्न होती है या किस कोशिकांग में संपन्न होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जो संपूर्ण क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर उपस्थित एक कोशिकांग है जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब्स चक्र इसी के अंदर होता है, जिससे 36 ATP, क्रेब्स चक्र के अंतर्गत 36 ATP ऊर्जा बनता है, जबकि सिर्फ 2 ATP ऊर्जा कहाँ बना था? ग्लाइकोलिसिस में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। और मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिखाकर ज़बरदस्त उसका आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। तो आपको पता चल ही चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। और क्यों संपन्न होती है? क्योंकि इससे संबंधित सारी जो एंजाइम होती है, जो समस्त जो एंजाइम होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी किस में होते हैं? तो क्रिस्टी में होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले क्रिस्टी में होते हैं। तो मैं क्रिस्टी क्या होता है वो भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर क्रेब्स चक्र से आगे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से तो पूछ चुका है ना कि कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस, या ग्लाइकोलिसिस से संबंधित एंजाइम कहाँ होते हैं। तो अब वो आपसे पूछ सकता है कि क्रेब्स चक्र से संबंधित सारे एंजाइम कहाँ होते हैं। तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और उससे भी अंदर क्वेश्चन पूछ दे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी में होते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। और चित्र में आपको दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ये जो तरल भरा होता है ना, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो तरल भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछे कि मैट्रिक्स है ना, कोशिका किस कोशिकांग में पाया जाता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये जो मुड़ी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो मुड़ी मुड़ी सी संरचनाएं जो मैं आपके लिए प्रदर्शित कर रहा हूँ, यही क्या हैं? क्रिस्टी कहलाती हैं, ठीक है, क्रिस्टी कहलाती हैं। और इन्हीं के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर समस्त एंजाइम पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र से संबंधित सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी के, है ना, क्रिस्टी में या क्रिस्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने आपको चित्र से भी दिखा दिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है दोस्तों, देखिए डीएनए भी दिखाया हुआ है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है। और इसमें 2 परत होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया
दो झिल्लियों से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, एक को बोलते हैं आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन, दूसरे को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली। ठीक है, तो आपसे बोले कि कितने परत से घिरा होता है या कितने झिल्ली से घिरा होता है या इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं, तो आप बताएंगे 2 मेम्ब्रेन होते हैं। कुछ ही अंग होते हैं, मतलब कुछ ही कोशिकांग होते हैं जिन पर 2 परत चढ़ी होती है या 2 झिल्ली चढ़ी होती है। एक तो आपका केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक तो पादप जो कोशिका होती है उसमें होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैं डिटेल से जब पढ़ाऊँगा आपको कोशिकांग वगैरह, कोशिका वगैरह, तो आपको अच्छे से बताऊँगा। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के। जैसे ही इसका जो सिलेबस कवर होता है, मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बायोलॉजी कंप्लीट जब करूँगा तो कोशिका को भी मस्त बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अच्छे बातें हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको बहुत ही रोचक लगेंगे दोस्तों उसमें के भी बातें। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। और क्रेब्स चक्र के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके आगे आने वाले पेपर्स के लिए, खास करके वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए। क्योंकि देखिए, क्रिस्टी इतना महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि क्रिस्टी क्या है। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन में देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुड़ी हुई संरचनाएं, और आपको दे देगा ऑप्शन में कि आंत की मुड़ी हुई संरचना। ठीक है, या वो दे देगा कि फेफड़े की गुच्छेनुमा संरचना। तो ऐसे ऑप्शन आपके सामने रख देगा, तो जो अंदर से नहीं पढ़ा होगा, है ना, जो डीपली नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बना पाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते गए होंगे। कुछ बातें और बाकी रह गई हैं दोस्तों, जो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं और ज़्यादा समय और नहीं लगेगा। कुछ ही समय में हमारा यह वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो बने रहिएगा। तो दोस्तों 2 प्रश्न मैंने आपको और दिखाए थे, उनका भी मुझको उत्तर बताना है। और ऊर्जा का जो उत्पादन है उसके बारे में भी कुछ बातें हमको करनी है। और एक और बात है, इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र के बारे में भी हमको थोड़ा सा बात करना है। तो कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ये तो हुआ इसके नाम के ऊपर चर्चा। अब अगर आपसे पूछेगा इससे प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण में प्रयुक्त एंजाइम का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न किसी पेपर में पूछा जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त एंजाइम या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रम के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है, तो आप बताएंगे साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम।
और ये जो साइटोक्रोम है दोस्तों, ये जो है क्रिस्टी में पाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यह एक क्या है, लौह प्रोटीन है। लौह प्रोटीन है, इसका अर्थ यही है कि यह एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम वैसे भी आपको पता होगा कि एंजाइम एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो साइटोक्रोम जो है क्या है, एक लौह प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, और आगे मैं और कुछ बातें बताता हूँ इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में। यह जो क्रिया है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की आंतरिक झिल्ली में होती है। ठीक है, और इस क्रिया में प्रयुक्त सभी एंजाइम क्रिस्टी में ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और महत्वपूर्ण बात आपसे पूछी जाती है कि फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो बात भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, फॉस्फेट का जुड़ना ही क्या कहलाता है, फॉस्फोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। क्या है, एडीपी से जब क्या बनता है, एटीपी बनता है ना, तो एडीपी में एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तब एटीपी बनता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको नहीं बताया हूँ अभी, एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, तो जो एडीपी है उसमें एक और फॉस्फेट जुड़ना पड़ेगा ना, तब तो एटीपी बनेगा ना, तो इसी जुड़ने को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। एक फॉस्फेट, ठीक है, एक फॉस्फेट आयन का जुड़ना क्या कहलाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है फॉस्फोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोरिलेशन की क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ही होती है। ठीक है, और यह क्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से पूर्ण होती है। यह क्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से पूर्ण होती है। तो इतनी बातें आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, कि इन क्रियाओं में कैसे उत्पादन होता है ऊर्जा का, और कौन सा पदार्थ कितनी ऊर्जा देता है, और कौन से क्रिया में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तव में दोस्तों हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है, और इसको कहा जाता है हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी। ठीक है, या हिंदी में बोले तो ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा, या इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी करेंसी। अब देख लेते हैं दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन, और इससे भी आपका एक प्रश्न आया हुआ है कि NADH के NO के NAD+ में जो प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, अभी भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। श्वसन क्रिया में 8 NADH के अणुओं के NAD+ में ऑक्सीकरण के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है। तो मैं आपको उत्तर बता दूं दोस्तों कि एक NADH के जो है ना, NAD+ में ऑक्सीकरण के द्वारा 3 ATP के अणु बनते हैं। कितने? 3। तो जब एक में 3 बनते हैं तो 8 NADH के अणुओं के NAD+ में ऑक्सीकरण से 8 या 24 बनने चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। इसका मतलब है कि इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, तो पहले से ही टिक लगा हुआ है ये ऑप्शन पर, है ना।
तो आपका आंसर आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग ऊर्जा के उत्पादन को थोड़ा सा डिटेल से एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऊर्जा का उत्पादन का डिटेल मैं आपकी स्क्रीन पर शो भी करता रहूँगा और मैं आपको समझाता भी जाता हूँ। तो पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से, ठीक है, पायरुविक अम्ल का जो अणु होता है वो क्या होता है, क्रेब्स चक्र में चले जाता है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र में उसका ऑक्सीकरण होता है, तो कितने अणु बनते हैं, है ना, एटीपी के कितने अणु बनते हैं और क्या क्या बनता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु बनता है और 5 अणु NADH के, ठीक है, और एक अणु FADH2 का बनता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद और आगे देखिए लिखा हुआ है NADH के एक अणु से 3 अणु ATP, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। NADH के एक अणु से 3 अणु ATP के, ठीक है। मतलब जो ऊपर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से कितने NADH बनते हैं, 5 NADH बनते हैं, ठीक है, 5 अणु NADH। और हर एक NADH अणु से 3 अणु ATP के बनते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 3 पंचे 15 ATP तो NADH से ही बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और FADH2 के एक अणु से, आगे लिखा हुआ है FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने ATP बनेंगे, 18 अणु ATP बनेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक अणु तो पहले ही ATP का बन चुका था पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से, ठीक है, और 5 अणु NADH के बने थे, तो हर एक NADH से 3 ATP बनेगा, ठीक है। 5 अणु NADH के बने थे पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से, और हर एक NADH के अणु से 3 ATP बनते हैं। तो 5 NADH से कितने बनेंगे, 5 तिया 15, तो है ना। और एक अणु FADH2 का बना था, तो FADH2 से 2 ATP बने। तो इस प्रकार से 15 और 1 16 और धन 2 18 हो गए। ये बात हो रही है पायरुविक अम्ल के एक अणु के ऑक्सीकरण की, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस के क्रिया में 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, ठीक है। पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनेगा ना, और 2 पायरुविक अम्ल बनता है, उसमें से एक के ऑक्सीकरण से 18 ATP और दूसरे के ऑक्सीकरण से भी 18 ATP बनता है। इस प्रकार जो है क्रेब्स चक्र में 36 ATP बनते हैं, ठीक है। और आगे लिखा भी हुआ है, चूंकि ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं, इसलिए पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं से 36 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। और अगर देखा जाए कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं, तो यह प्रश्न आपके रेलवे में पक्का पूछा जाएगा और बहुत सारे पेपर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी साइंस आपके सिलेबस में होगा तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP बनते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में भी तो 2 ATP बना था ना, है ना। हालांकि वास्तव में 4 ATP बनता है, लेकिन 2 ATP माना जाता है, क्योंकि 2 ATP तो खर्च हो गए वहीं पर। तो जितना लास्ट में उत्पादन हुआ, लाभ हुआ, उसी को तो
उसी को तो माना जाता है। ठीक है, तो आगे लिखा भी हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से या ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? 2-36 और इस प्रकार से 38 एटीपी। ठीक है, या 38 अणु एटीपी बनते हैं। स्पष्ट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी है ना, अधिकतम एटीपी कहाँ बनता है दोस्तों? अधिकतम एटीपी का उत्पादन क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। तो यह बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि अधिकतम जो एटीपी है किस श्वसन के दौरान किस क्रिया में बनते हैं? तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया होगा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, है ना, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऐसे 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको बताना होगा। तो जो पढ़ा होगा वो बता देगा कि क्रेब्स चक्र में सबसे अधिक एटीपी बनते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। जो एक बार भी पढ़ लेगा उसको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो हर प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं। और एक प्रश्न और मैंने आपको दिखाया था, उस प्रश्न को मैं फिर से शो कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के अंतर्गत बहुत सारे यौगिक बनते हैं और उनको इतना डिटेल से पढ़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पढ़ेंगे तो लंबा भी हो जाएगा बहुत वीडियो, और वो सब यौगिक को याद करना और याद रखना, है ना, और उनमें कितने कार्बन होते हैं ये याद रखना, क्योंकि कार्बन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो उसका बनाऊंगा यौगिक वाला कि किस क्रिया में कौन कौन से यौगिक बनते हैं, तो वहाँ पर मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो उतना बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देख ली हैं। और चलिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को अगर आपको दिखा दिया हूँ तो इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ और आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे तो इसमें टिक लगा ही हुआ है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न यौगिक होता है ना, और इसमें प्रश्न ये पूछा हुआ है कि उत्पन्न किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है, और प्रश्न का उत्तर जो है उस पर टिक लगा ही हुआ है पहले से, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, इस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है और यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न यौगिक है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न यौगिक है और इसी प्रकार से बहुत सारे यौगिक बनते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में। तो उन सबको अगर पढ़ना होगा तो मुझको कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल चुका है कि ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो नए बच्चे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।